ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, बच्चों के स्टडी रूम का वास्तु का ध्यान रखने की बहुत जरूरत होती है, जिससे कि सकारात्मक ऊर्जा उन्हें मिलती रहे और पढ़ाई में उनका मन लगा रहे। तो आइए जानते हैं कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब समय हो गया है आपके घर के वास्तु के बारे में बात करने का। आज हम बात करेंगे आपके घर में बने बच्चों के अध्ययन कक्ष अर्थात स्टडी रूम के वास्तु के बारे में। तो क्या आपके घर में बना बच्चों का स्टडी रूम भी आपके बच्चों की मानसिक और शारीरिक उन्नति को प्रभावित करता है? निश्चित तौर पर मित्रों, आपके घर में बना वास्तु सम्मत स्टडी रूम जहां बच्चों को शुभ परिणाम देता है, वहीं अशुभ स्थान पर और गलत वास्तु से बना स्टडी रूम बच्चों से संबंधित नाना प्रकार की परेशानियां देने लगता है। तो आइए आज जानते हैं स्टडी रूम के वास्तु के बारे में। ये आज टॉपिक मैं आपके लिए इसलिए लेके आया हूँ कि नया साल शुरू हो गया है। आने वाले 2 महीनों के अंदर बच्चों के फाइनल एग्जामिनेशन शुरू हो चुके हैं। हाफ ईयरली के रिजल्ट आ चुके हैं। बहुत से बच्चों के हाफ ईयरली के रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं गए हैं, तो डिस्टर्ब होने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपना कंसंट्रेशन बना के रखना है। बहुत सिंपल से आज मैं आपको सेटिंग की पोजीशन ये बताऊंगा। एक कमरा है, वो कमरे में अगर आप सिस्टमेटिक काम करेंगे तो उसमें पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। उसी कमरे में अगर आप अनसिस्टमेटिकली चलेंगे तो नेगेटिव ऊर्जा मिलेगी, उच्चाटन मिलेगा। तो आप इस को अच्छे से ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बच्चों का एग्जामिनेशन में पास होना, अच्छे नंबरों से पास होना बहुत ज़रूरी है आपके घर की सुख शांति के लिए। तो अध्ययन कक्ष कहाँ होना चाहिए? अध्ययन कक्ष जो है वो आपके घर के उत्तर दिशा में हो सकता है, पूर्व दिशा में हो सकता है। जो सबसे शुभ दिशा बताई गई है वो ईशान कोण की तरफ बताई गई है। ईशान कोण कौन सा? पूरब और उत्तर का जो कोना है वो सबसे शुभ स्थान बताया गया, क्योंकि उसी दिशा में भगवान गणेश जी का वास होता है, लक्ष्मी का, भगवान गुरु का, भगवान सूर्य का वास होता है। और ये जो ग्रह हैं, सूर्य देवता हुए, देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति हुए, भगवान गणेश जी हुए, बुध ग्रह हुआ, ये ही बच्चों में जो है वो उच्च संस्कार प्रदान करते हैं, पॉजिटिविटी प्रदान करते हैं। तो जब कभी आप बच्चों का स्टडी रूम बनाएं तो पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में, और सबसे बेस्ट जो है वो आपका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो हो गया ईशान को। कभी भी भूल के भी वायव्य कोण में, यानी जो आपका उत्तर पश्चिम का कोना है वहाँ पे नहीं बनाना चाहिए। उत्तर पश्चिम का जो कोना है वो वायु का प्रकोप रहता है, उच्चाटन होता है, बच्चे में स्टडी में कंसंट्रेशन नहीं रहेगा। इसी तरीके से आग्नेय कोण में, पूर्व दक्षिण का जो कोना है वहाँ पे भी बच्चों का स्टडी रूम नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उनमें फिर एग्रेसिवनेस आ जाती, गुस्सा, बात बात पे ओवर रिएक्शन शुरू हो जाता है। और जो लास्ट कोना आपका नैऋत्य कोण वाला बचा, दक्षिण पश्चिम का कोना, यहाँ बच्चों का स्टडी रूम बना देते हैं तो बच्चों का जो मन है वो पढ़ाई में कम और टीवी व्हाट्सएप पे ज़्यादा लगता है। तो ईशान कोण के अंदर आप बच्चों का स्टडी रूम बनाइए। अध्ययन, ऐसे रूम में जो बच्चे अध्ययन करते हैं उनको बुध ग्रह से बुद्धि मिलती है, वृद्धि मिलती है, गुरु ग्रह से सात्विकता मिलती है, धार्मिकता मिलती है, महत्वाकांक्षा मिलती है, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है। और जो बच्चे ईशान कोण में बैठ के पढ़ते हैं वो तीव्र बुद्धि के होते हैं, विलक्षण होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, प्रतिभा से परिपूर्ण होते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया कि स्टडी रूम कहाँ होना चाहिए। अब स्टडी रूम आपका कमरा है, उस कमरे में अब आपको पढ़ने की टेबल कहाँ रखनी। पहली चीज़ तो ये है कि बच्चों की आदत बनती जा रही है कि बिस्तर में बैठ के पढ़ाई करना और बिस्तर में बैठ के खाना। बिल्कुल बंद कर दीजिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करें या जो भी वो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त करें, तो बच्चों का बिस्तर में बैठ के पढ़ना बिल्कुल बंद करवा दीजिए। 2 घंटे टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ लीजिए और 10 घंटे बिस्तर में बैठ के पढ़ लीजिए, याद बराबर होगा। तो कोशिश कीजिए कि बच्चे टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ें। तो कमरे में जो टेबल कुर्सी है वो सेम पूर्व उत्तर ईशान कोण में होनी चाहिए। दक्षिण, आग्नेय व नैऋत्य या उत्तर वायव्य में टेबल नहीं होनी चाहिए। और बच्चों का पढ़ते वक्त जो मुख होना चाहिए वो या तो पूरब देखते हुए बैठे या वो उत्तर देखते हुए बैठे। 2 ही दिशा होनी चाहिए उनकी डायरेक्शन, जब वो फेसिंग डायरेक्शन हो। अध्ययन कक्ष में खिड़की या रोशनदान अगर पूर्व दिशा में हो या उत्तर दिशा में हो तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि पूर्व और उत्तर से पॉजिटिव एयर जो है, सकारात्मक ऊर्जा कमरे में प्रवेश करती है।
बेडरूम के साथ में तो अटैच जो शौचालय है, लेट बाथ, वो चल जाता है, लेकिन अध्ययन कक्ष में कभी भी शौचालय नहीं बनाना चाहिए। अध्ययन कक्ष की जो रंग कलर जो संयोजना है, कलर की जो प्लानिंग है, सफ़ेद कलर कर सकते हैं, पीला, सुनहरा, आसमानी, हल्का हरा रंग जो है वो दीवारों पर कर सकते हैं। टेबल फर्नीचर पे भी काला, लाल, भूरा, गुलाबी, गहरा नीला रंग बच्चों के कमरों में कदापि नहीं होना चाहिए। जूते चप्पल पहनकर बच्चों को अध्ययन कक्ष में यानी स्टडी रूम में प्रवेश नहीं करना चाहिए, उसके लिए एक चप्पल अलग से रखिए। और आपका जो स्टडी रूम है उसमें ही आप अपने जूतों की अलमारी को मत रखिए प्लीज। अध्ययन कक्ष में अध्ययन सामग्री जैसे आपकी जो बुक्स वगैरह हैं उसको रखने की जो अलमारी है वो उत्तर या पूर्व दिशा की दीवार से लगी होनी चाहिए। उत्तर दिशा की तरफ एक पेंडुलम वॉच लगाइए, या पूर्व दिशा में भी लगा सकते हैं। पेंडुलम वॉच जो होती है वो इट विल इंक्रीज द कंसंट्रेशन, बच्चों के कंसंट्रेशन को बढ़ाती है। अध्ययन कक्ष में मंदिर, घड़ी पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ या फिर उत्तर पूर्व ईशान कोण में रखना चाहिए। माँ सरस्वती की आप चित्र लगा सकते हैं, भगवान श्री गणेश जी का चित्र लगा सकते हैं, गुरुजनों के चित्र लगा सकते हैं, पर ऐसे लड़ाई झगड़े वाले, हिंसक, पशु पक्षियों वाले चित्र या उससे संबंधित जो है वो मूर्तियां बच्चों के पढ़ने के कमरे में नहीं रखनी चाहिए। और ध्यान रखिए, अध्ययन कक्ष में शयन की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। और यदि करनी भी पड़े बच्चों का अगर स्टडी रूम और साथ में, तो जो आपका ईशान कोण है वहाँ पे आपको टेबल हो गई, और साउथ वेस्ट जो कोण, नैऋत्य कोण है कमरे का, वहाँ बच्चों का पलंग लगा दीजिए। लेकिन ध्यान रखिए, जब उनका सिर हो सोते समय, बच्चों का, पढ़ने वाले बच्चों का जो सिर होना चाहिए वो पूरब दिशा की तरफ होना चाहिए। मैरिड कपल जो हो वो साउथ में, और पढ़ने वाले बच्चों का पूरब में। अध्ययन कक्ष में केवल ध्यान, आध्यात्म चिंतन, वाचन, सात्विक तथा ऐसी चीज़ें जो हैं उन्हीं को ही करने की ज़रूरत बताएगी, उसी से जुड़ी सामग्री होनी चाहिए। बंद घड़ी, टूटे फूटे बंद पेन, धारदार चाकू, हथियार, औजार कभी भी अध्ययन कक्ष में, स्टडी रूम में नहीं होना चाहिए। कोई इलेक्ट्रिक आइटम है तो वो आग्नेय कोण में रखें, ईशान में नहीं हो। अध्ययन कक्ष में, आपके स्टडी रूम में सुबह शाम कपूर या शुद्ध देशी घी का दीपक और हल्की खुशबू वाली अगरबत्ती लगाते हैं तो नेगेटिविटी दूर होती है। दर्शकों, आपके अध्ययन के कक्ष में टेबल की व्यवस्था सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, तो चलिए उसके बारे में जान लेते हैं पंडित जी से। आइए जानते हैं कि कैसी हो स्टडी टेबल की संयोजना, कैसी होनी चाहिए, बताता हूँ आपको। स्टडी रूम की जो टेबल है, स्टडी टेबल जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर आराध्य देव गुरु या जिस भी देवी देवता को आप मानते हो, या विद्या के अधिपति देवी और देवता जैसे माँ सरस्वती, भगवान गणेश जी को अपने सामने उनकी तस्वीर को आप अपनी टेबल पे रख सकते हैं। एक पॉजिटिविटी मिलती है। टेबल जो है वो हमेशा आयताकार होनी चाहिए। गोलाकार या अंडाकार टेबल कभी भी स्टडी टेबल नहीं होनी चाहिए। और टेबल के जो कोने हैं वो कटे हुए नहीं हो, यूँ घूमे हुए नहीं हो या ऐसे क्रॉस नहीं हो, बिल्कुल आयताकार हो, टूटी हुई नहीं हो, कर्कश आवाज़ नहीं करने वाली हो, इस बात का अवश्य ध्यान रखिए। टेबल का कलर भी जनरली ब्राउन और यही काले कलर मिलते हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। वाइट टेबल ले सकते हैं, येलो, लाइट ग्रीन, उससे संबंधित जो शुभ ग्रहों से संबंधित जो कलर्स हैं वो टेबल के कलर होने चाहिए। यदि कंप्यूटर टेबल है तो पूर्व मध्य, उत्तर मध्य में रख सकते हैं। ईशान में कभी भी आपको पूर्व उत्तर का जो कोना है वहाँ पे मशीनरी नहीं रखनी, चाहे कंप्यूटर ही नहीं क्यों नहीं हो। पश्चिम दिशा में भी आप उसको रख सकते हैं। अध्ययन टेबल और कुर्सी के ऊपर जो है सीढ़ियाँ या बीम या कॉलम नहीं होने चाहिए। बच्चे अगर पढ़ने बैठे हैं तो उनके ऊपर बीम नहीं होनी चाहिए, बीम से आगे पीछे करके बैठाइए उनको। आपकी जो टेबल है, अक्सर हम देखते हैं टेबलों पे इतना सामान डाल देते हैं, दिखता ही नहीं कि स्टडी टेबल है। साफ सुथरी रखिए, धूल नहीं होनी चाहिए, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कंसंट्रेशन जो है वो बार बार भंग होती है। तो ये दोस्तों, आखिर में पंडित जी से गुड लक टिप भी जान लेते हैं आज का। दोस्तों, पोष मास चल रहा है और पोष मास में भगवान सूर्य की आराधना विशेष फल देने वाली मानी जाती है। सूर्य के दोष की वजह से, यदि आपकी कुंडली में सूर्य का दोष है, सूर्य नेगेटिव है, नीच का है, अशुभ स्थान पे बैठा है, तो हार्ट से संबंधित परेशानियां होती है, हड्डी से रिलेटेड रोग हो सकते हैं। ज्योतिष और आध्यात्म के अनुसार
भगवान सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। तो आदित्य हृदय स्तोत्र का जो पाठ है, यदि आप वो श्रद्धापूर्वक करते, नियमित रूप से करते हैं, तो हृदय रोग, जो भी हार्ट पेशेंट हैं, उनको अवश्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। सूर्य आराधना करने से, आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ से जिनको मिर्गी के दौरे पड़ते हों, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा रहता हो, मेंटली डिप्रेशन रहता हो, यदि वो लोग सूर्य आराधना करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, तो निश्चित तौर पे इन रोगों में चमत्कारिक रूप से सुधार होता हुआ दिखाई देता है। और सिर्फ रोग ही नहीं, आदित्य हृदय के पाठ से नौकरी में पदोन्नति मिलती है, धन की प्राप्ति होती है, प्रसन्नता प्राप्त होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है, समस्त कार्यों में सिद्धि मिलती है, सफलता मिलती है। भगवान सूर्य को प्रत्यक्ष देवता कहा गया है और कहा जाता है कि यदि आपकी कुंडली में सूर्य पॉजिटिव है तो आप नेम एंड फेम पर्सन बनते हैं। यदि सूर्य नेगेटिव है तो वो जीवन में अपयश करवा देता। लाख अच्छा करने के बाद भी जीवन में हमेशा अपयश मिलता है। हमारे कितने ही दर्शक फोन पे बोलते हैं कि पंडित जी हमारे जीवन में यश नहीं है। यश नहीं है, इसके पीछे मुख्य कारण आपकी कुंडली में सूर्य का डाउन होना है। तो सूर्य को कैसे करें आप, कैसे करें भगवान सूर्य को प्रसन्न? तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, सूर्य आराधना आपके सारे अपयशों को दूर कर सकती है। तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कभी भी किया जा सकता है, रविवार का दिन उसके लिए शुभ माना जाता है। और फिर आप एक शुक्ल पक्ष के रविवार से शुरू करिए और हर रविवार को ये पाठ करते रहना चाहिए। सूर्य देवताओं को धूप, दीप, लाल चंदन, लाल कनेर के पुष्प इत्यादि से पूजन करके उस दिन उपवास रखें। शाम को आटे से बने मीठे हलवे का प्रसाद लगाकर उसे ग्रहण करना चाहिए। सूर्यदेव के प्रति पूर्ण श्रद्धा भाव विश्वास के साथ नियम से उनकी उपासना और आराधना करते रहने से लाभदायक फल मिलते हैं। ध्यान रखिए, सच्चे मन से किया गया कोई भी जप तब कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, खाली नहीं जाता है। सूर्य भगवान का मंत्र आपको बता रहा हूँ, ओम हाम हीम होम स सूर्याय नमः। सूर्य भगवान के बीज मंत्र का जाप करके निश्चित तौर पे आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तांबे के बर्तन में शुद्ध जल, लाल चंदन, लाल पुष्प, गंगा जल, थोड़ा सा गुड़ डालकर और पात्र को लाल वस्त्र और आम के पत्तों और नारियल से ढक लेना चाहिए। और सूर्य का एक और जो मंत्र है, ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः, इस मंत्र का जाप करें। सूर्य बीज मंत्र का जाप करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती। फिर उस जल को भगवान सूर्य को अर्घ्य के रूप में प्रदान कर दीजिए। निश्चित तौर पे भगवान सूर्य की आराधना आपके जीवन में सभी कष्टों को दूर करने में सक्षम होती है, पौष मास में तो विशेष रूप से। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन बहुत बहुत मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो अगर आप भी अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं पंडित जी से, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। दर्शकों, आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।